जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाघाटी एजुकेशन में। हम बात कर रहे हैं त्रिभुज के बारे में। काफ़ी समय के बाद जो ये वीडियो आया है, तो चलिए त्रिभुज के बारे में जो है कुछ टॉपिक के माध्यम से जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कि त्रिभुज की परिभाषा। आप त्रिभुज किसे कहेंगे, है ना। तो सीधी से एक मन में बात आती है कि त्रिभुज किसे कहेंगे आप, जो तीन भुजाओं से मिलकर बना हो, है ना। तीन भुजाओं से मिलकर बनेगा, तीन भुजाओं से मिलकर बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन साथ में अगर हम देखें कि तीन भुजा तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, तो अब ये त्रिभुज कहलाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं भी। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये बंद नहीं है। क्या नहीं है? बंद नहीं है। इसको अगर हम इस प्रकार से ले लें तो इसमें एक दो तीन तो ले ली हमने भुजा, लेकिन त्रिभुज है क्या? नहीं भाई। यानी एक कहने का मतलब ये है कि तीन भुजा जो रहेगी वो किस प्रकार से रहना चाहिए, तो वो भी हमको यहाँ पे देखना है। जैसे अगर हम इसको ले लें तो ये क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। या इस प्रकार से ले ले तो ये भी क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। या इस प्रकार से अगर हम ले ले, ये भी क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। यानी इन तीनों आकृति को देखने के बाद जो हमारे मन में आता है वो किस प्रकार से आएगा कि तीन आकृति रहेगी और वो बंद रहेगी, है ना। किस प्रकार से रहेगी? बंद रहेगी। यानी हम इसकी परिभाषा किस प्रकार से बना सकते हैं, तीन भुजाओं से मिलकर बनने वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो आप इसको किस प्रकार से, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको परिभाषित। त्रिभुज को आइडेंटिफाई करना है तो हम किस प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पे कुछ नाम लिखा है, इससे और भी जो है अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं, लेकिन हमें जो है कुछ जो ज़्यादातर आपके सामने नजर आएंगे उन्हीं त्रिभुजों के नाम लिख दें। जैसे समकोण त्रिभुज, समकोण या विषमकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुजों को जो है अब आप आकृति के माध्यम से आप समझेंगे कि किस प्रकार से। जैसे समकोण त्रिभुज है ना, सम यानी कि समान और कोण यानी कि कोण, यानी तीनों कोण क्या रहेंगे, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीनों कोण क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यानी अगर हम एक त्रिभुज बना ले इस प्रकार का, और अगर इसमें तीनों कोणों का मान अगर बराबर दिया हुआ है ना, इसको थोड़ा अलग से बनाएं कि ये हमारा हो गया त्रिभुज। त्रिभुज में अगर ए तीनों कोण अगर पी क्यू और आर दे दे नाम, और इसमें पी क्यू और आर जो है अगर बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिया हुआ त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो इसकी परिभाषा आप किस प्रकार से करेंगे, तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का मान क्या होगा, बराबर होगा, उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो तीनों कोण बराबर हो तो समकोण त्रिभुज, है ना। आप इसको आप अपने तरीके से बना सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जो तीनों, जिसमें तीनों कोण बराबर हो गए, वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब बात कर ले हम विषम कोण की, तो अब इससे उल्टा जिसमें क्या हो गया, तीनों कोण का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर इसमें अगर समझ लो एक का मान 60 है, दूसरे का मान 60 है, तीसरे का मान भी 60 है, तो ये कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज। अगर वही हम इसमें अगर दूसरा बना दे इस प्रकार से कि इसका मान दिया है 60 अंश, इसका दिया है 50 अंश और इसका मान दिया है 70 अंश, तो अब क्या होगा कि तीनों कोण जो होंगे वो हमारे अलग अलग हो गए, है ना। तीनों का मान अलग अलग होगा तो ये क्या आ जाएगा, विषम कोण त्रिभुज हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि तीनों कोणों का मान बराबर नहीं है ना, तो इज नॉट इक्वल का लगा देते हैं हम कि बराबर नहीं है। तो आप इसकी भी परिभाषा हो गई। अब इसके बारे में जाने तो अब ये क्या हो गए, दो हमारे कोण से रिलेटेड त्रिभुज हो गए। अब ये हमारे जो तीन त्रिभुज दिए हुए हैं वो भुजा से रिलेटेड हो गए ना। बाहु का मतलब यानी कि भुजा, सम बाहु यानी क्या, सम यानी कि समान और बाहु यानी कि भुजा, यानी इसकी क्या होगी, जो तीन भुजाएं रहती वो एक जैसी होगी। अब इसका बना ले इस प्रकार से, जैसे समकोण त्रिभुज आया था उसी की तरह क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज आ जाएगा। जैसे हमारे पास अगर इसको नाम दे दें हम ए बी सी, तो अगर ए बी का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो ए सी का मान भी कितना होगा, 2 होगा, बी सी का मान भी कितना होगा, 2 होगा। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि तीनों भुजा बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा हमारा, समबाहु त्रिभुज। और भी उसी तरह से हम देखें कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी क्या, दो भुजा अब क्या रहेगी, बराबर रहेगी और तीसरी भुजा का मान अलग रहेगा। यानी अगर हम देख ले तो इस प्रकार से क्या कर लेंगे, हम इसको बना लेंगे कि जिसमें ए बी का मान 3 दिया हुआ है, ए सी का मान 3 दिया हुआ है और इसका मान 4 दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आप इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो तथा एक भुजा का मान भिन्न हो या अलग हो, है ना। यानी 2 भुजा बराबर तथा एक भुजा भिन्न हो,
यानी अलग हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, समद्वि बाहु त्रिभुज कहेंगे। उसी के बाद जो है विषम बाहु त्रिभुज आ गया है, तो विषम बाहु यानी कि जिसमें तीनों भुजाएं क्या होगी, अलग अलग हुई। जैसे विषम कोण त्रिभुज था वैसे विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें तीनों भुजाएं क्या होगी, अलग अलग होगी। ये ऐसे दे दिया है इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें तीनों भुजाओं का मान अलग अलग दिया रहेगा। ये 3 दिया है, ये 4 दिया है और ये 5 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा विषम बाहु त्रिभुज। तो आई होप कि आपको जो है कौन से त्रिभुज को आप किस प्रकार से परिभाषित कर पाएंगे, ये हम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसमें जो है और अपनी चीज़ों को जो है परिभाषा और उसके प्रकार को जानने के बाद जो है अगला टास्क जो हमारे सामने आता है वो आता है कि भाई समरूप और समरूपता है ना, कि हम किस प्रकार से त्रिभुज को जो है समरूप कह सकेंगे या उसमें समरूपता का गुण है या नहीं, तो ये किस प्रकार से हम जान पाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम समरूप और समरूपता का मतलब जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समरूप नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सम और रूप, सम का मतलब यानी कि समान और रूप यानी कि क्या, जो दिखने में हो। तो ये सीधी सी परिभाषा क्या बन जाएगी हमारे सामने कि ऐसी आकृतियां जो दिखने में समान हो उसे क्या कहेंगे हम, समरूप कहेंगे। फिर से भाई क्या कि ऐसी आकृति जो दिखने में समान उसे क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर ले ले हम एक त्रिभुज ले लिया हमने, जिसमें दो, अभी मान को छोड़ दीजिए, मान का जरूर एक जैसा होना जरूरी नहीं है, और उसी के तरह का जो है एक बड़ा सा त्रिभुज ले लिया जो एक जैसे दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज हो जाएंगे। आपको इसके घरेलू उदाहरण भी बहुत सारे मिल जाएंगे कि अगर समझ लीजिए हमारे सामने में जो है इस प्रकार से एक बड़ा सा बॉक्स दिया हुआ है ना, और एक ये बॉक्स दिया है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी समरूप का मतलब क्या है कि एक जैसी दिखाई देना, चाहे उसकी माप बराबर हो या ना हो, लेकिन वो क्या हो गया, अगर एक जैसी दिखाई दे रहे तो वो समरूप हो गए। तो आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरी जो बात हमारे सामने आती है वो आती है कि समरूपता है ना, समरूप का गुण ही क्या होता है, समरूपता कहलाता है। तो आप जो है समरूपता से थोड़ा भी नहीं जानेंगे कि समरूप का जो गुण होता है वही क्या कहलाता है, समरूपता कहलाता है। अब बाकी इसके बाद जो आती है वो आती है सर्वांग समता की, कि भाई सर्वांग समता हम किसे कहेंगे, है ना। समरूप के बारे में तो हमने जान लिया कि एक जैसे अगर दिखाई दे रहे तो क्या हो गए, समरूप हो गए। लेकिन अब बात आ गई कि सर्वांग सम की, तो सर्वांग सम किसे कहेंगे हम, तो सर्वांग सम में भी कोई डरने की बात नहीं हुई कि सर्वांग सम हम उन आकृति को कहते हैं जो दिखने में भी समान हो और उनकी माप भी समान हो। जैसे इस वाले में क्या था कि समरूप में केवल दिखते थे एक जैसे, लेकिन उनकी माप एक जैसे नहीं थी। लेकिन इसमें क्या होगा कि आकृतियां जो दिखने में तथा आमाप का मतलब यानी उसकी माप समान हो सर्वांग सम कहलाती है ना। यानी ऐसी आकृति को हम सर्वांग सम कहेंगे जो दिखने के साथ साथ में जो हो उसकी माप भी समान हो। जैसे अगर कुछ उदाहरण देख ले, अब जैसे समझ लीजिए एक बना लिया हमने बॉक्स, इसको हम अपनी गणित की भाषा में क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। तो इसी प्रकार का अगर हम दूसरा एक वर्ग बनाए जिसमें सभी का मान जो है 4-4 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम का हो जाएगी, सर्वांग सम, क्योंकि भाई इसमें सभी भुजा का मान 4-4 दिया है और इसमें भी सभी भुजा का मान 4-4 दिया है। वैसे अगर हम इधर त्रिभुज बना ले और इसमें दिया हुआ है कि 3-3 और एक दूसरा त्रिभुज बनाए उसमें भी अगर दिया हुआ है कि 3-3, तो ये भी क्या हो जाएगी, सर्वांग सम हो जाएगी। तो आई होप कि आपको जो है सर्वांग सम और समरूप किसे कहेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ें समझ में आई होगी तो वीडियो को जो है लाइक, कसौटी जो है हम उसको 2 आधार पे परख सकते हैं कि त्रिभुज जो हमारे सामने दिया हुआ रहेगा वो समरूप है या नहीं है ना। जैसे किसी को जज करना रहता है तो उसके साथ में रहना पड़ता है, तो उसी तरह जो है हमें अगर त्रिभुज के बारे में जानना है तो त्रिभुज की समरूपता के बारे में जानना है तो उनके भी बारे में जो है 2 बातें हमको याद रखनी पड़ेगी। पहली बात जो आती है कि क्या कि उनकी यानी त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक हो, और दूसरा कोण समान हो।
अब ये दो चीज़ों को हम देख लेते हैं कि क्या उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो और कोण समान हो। कहने का मतलब कि जो भुजाएं दी रहेगी वो अनुपात के रूप में रहना चाहिए और जो कोण दिए रहेंगे वो समान रहना चाहिए। जैसे त्रिभुज को हम आकृति के हिसाब से देखें, जैसे अब ये एक त्रिभुज हो गया और ये एक त्रिभुज हो गया, है ना। अब देखने के हिसाब से जो हमने समरूप आपको बताया था उससे आप बता देंगे कि दिए हुए समरूप है, लेकिन जब हमें इसे सिद्ध करना है तो हम देखेंगे कि भाई इसको नाम दे दे ABC और ये हो गया DEF। तो अगर हम बोले कि उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो, तो जैसे AB इसकी कौन सी भुजा DE के बराबर होगा, तो यहाँ पे अगर 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे मान कितना रहना चाहिए 2, यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे 1 दिया है, तो यहाँ पे समझ लीजिए 2 और यहाँ पे 1 दिया है ना। अब इसको हम किस प्रकार से देखेंगे कि 2 बटे में इसके बराबर है 2, यानी कितना जगह 1/2। अब इसको करके देखिए तो 2/2 बराबर 1/1, ये 1 और 1 यानी 1/1 तो 1 जाएगा, है ना। यानी हमको कौन सा वाले कि इसको सही करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या 1 आया तो 1, यहाँ पे भी लिख देते हैं 1। तो अगर इस प्रकार से अगर हमका आ रहा है तीनों 1/1 या कुछ दूसरा मान आ रहा है 1/2 1/2 1/2, यानी एक ही अनुपात में सभी भुजा आनी चाहिए, तब हम क्या कहेंगे कि दिया हुआ त्रिभुज क्या है समरूप है। दूसरी बात में क्या बोला कि कोण समान हो, जैसे अगर हम इसमें कोण वाला देख ले, अगर छोटे बड़े भी है उसके बाद में भी अगर यहाँ पे 60 अंश दिया है तो ये ऊपर वाले कोण का मान भी क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 70 अंश दिया है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 70 अंश होना चाहिए। यहाँ पे अगर 50 अंश दिया है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 50 अंश होना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि भुजा का मान आनुपातिक है और कोण अगर बराबर है तो आप दिए हुए त्रिभुज को क्या कह सकते हैं समरूप कह सकते हैं। जो है दो प्रमेय के आधार पे जो है फॉलो करता है, जो है पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स का प्रमेय। तो ये जो प्रमेय है वो त्रिभुज में आपको यूज करने होंगे। तो आप किस प्रकार से इसका यूज करेंगे, तो सबसे पहले इनको हम जान लेते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय है तो सभी लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ना। तो उसका जो हिंदी वाला फॉर्मूला है उसे हमको याद रखना है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। और कहाँ पे लगता है ये समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग आप कहाँ पे करेंगे समकोण त्रिभुज में, जिसमें जो है एक भुजा का मान क्या रहेगा 90 डिग्री का रहेगा, है ना, 90 अंश का रहेगा। यानी उसका चित्र अगर हम बनाए तो इस प्रकार से बन जाएगा कुछ। तो ये क्या हो गया, ये जो डिग्री बनी 90 अंश का बना, इसे हम इस कारण इसमें क्या होगा ये यूज होगा। ये भुजा क्या कहलाएगी कर्ण, ये क्या कहलाएगा आधार और ये क्या कहलाएगा लंब, है ना। तो इसको आपको जो है हिंदी वाला याद रखना है कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसमें हम लिख लेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप इसको परिभाषित किस प्रकार से कर पाएंगे कि ऐसा प्रमेय जिसमें कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। योग यानी कि जोड़ना, यानी लंब का वर्ग और आधार के वर्ग को योग के जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है कि आपको जो है एक भुजा समझ लीजिए हमने ले लिया क्या 5 और दूसरी भुजा ले ली 4 और तीसरी भुजा ले ली 3। तो अब जैसे हमने बोला कि कर्ण का वर्ग क्या होगा लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो 5 का वर्ग यानी कितना 25, लंब का वर्ग यानी 3 का वर्ग कितना 9 धन 4 का वर्ग यानी कि 16, कितना आ जाएगा 9 और 16 का आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो देखिए कि ये जो है दोनों क्या आ गए बराबर आ गए। तो इस प्रकार से जो है आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा प्रमेय सही है या नहीं। इसके बाद आ जाते हैं हम थेल्स के प्रमेय पे। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये, इसको आपको अच्छे से देखना है भाई ना। इसको किस प्रकार से आपकी दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाएं सदैव आनुपातिक होती है। ये आपका क्या हो गया सीधा छोटे से रूप में ये आपकी परिभाषा हो गई ना कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं सदैव आनुपातिक होती है। चाहे तो आप इसका चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं कि एक त्रिभुज हो गया आपका ADE और एक बड़ा त्रिभुज हो गया AB। इसमें अब क्या आनुपातिक रहेगी, यानी जो AD का मान रहेगा वो रहेगा BD के बराबर या AE का मान रहेगा EC के बराबर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये जो भुजा रहेगी वो इसके बराबर में रहेगी। या अगर आप दो त्रिभुज बनाए तो ये आपका एक त्रिभुज हो गया और यही आपका जो इधर एक दूसरा त्रिभुज हो गया। तो समान कोणिक यानी ये जो एक कोण का मान रहेगा, अगर समझ लीजिए 60 अंश दिया हुआ है तो यहाँ पे भी दूसरे कोण का मान क्या हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। ये पहली कसौटी हो गई भाई कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में ये बन गए हमारे दो समान कोण वाले त्रिभुज। अब उनकी संगत भुजाएं सदैव आनुपातिक होती है, यानी कि अगर यहाँ पे ABC मान देते हम और यहाँ पे
एफ मान देते, तो अगर इसका मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यानी डी का मान भी यहाँ पे कितना दिया रहना चाहिए, 3 दिया रहना चाहिए। अगर बी सी का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो ई सी का भी मान, और इसका मान अगर 3 दिया है तो यहाँ पे भी 3। अगर यहाँ पे 4 दिया है तो ये उसके सम्मुख वाली भुजा भी कितनी दी रहनी चाहिए, 4 दी रहनी चाहिए। तो इस प्रकार के अगर आपके सामने त्रिभुज आते हैं तो आप इसमें कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं, थेल्स का प्रमेय। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे और यूजफुल लगे तो मेरे चैनल बालाघाटी एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा।